अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 3 की सोशल स्टडी है, तो उसका हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 करेंगे, यूनिट नंबर 7। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर हो जाएगा 70 जी। पेज नंबर है 66 नंबर पेज है, 66 नंबर पेज है। और टॉपिक का नाम है जी 66 है। उससे पीछे लास्ट वाला पेज है 65, उसके ऊपर से वैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है जी। चैप्टर नंबर इसमें 1 है, यूनिट नंबर 7 है, मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड। इसकी ये देखिए हेडिंग है, मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड, यानी कि एक अच्छी दुनिया बनाई जाए। वो किस तरीके से बनाई जाए कि एक कुछ किस्म का लॉ एंड ऑर्डर बन जाए, कवानीन बनाए जाते हैं ताकि उन पर अमल किया जाए, ताकि हर एक के लिए आसानी पैदा हो सके। इसलिए इस चैप्टर का जो यूनिट है ना 7, इसका आगाज़ भी चैप्टर नंबर 1 इसमें यही हो रहा है, द गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से मुराद हुकूमत, यानी कि आसान अल्फाज में हुकूमत कहते हैं। व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, इसका सबसे पहला रेड वाला जो टॉपिक है इसमें लिखा हुआ व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? तो गवर्नमेंट हमें पता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके इलेक्शंस होते हैं, फिर इलेक्शन के बाद जो पार्टी जीतती है तो फिर उनको जो है ना उनको फिर गवर्नमेंट मिलती है। तो वो गवर्नमेंट जो है बेस करती है 5 ईयर्स के ऊपर बेस करती है। जैसे हमारे भी पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह की गवर्नमेंट्स हैं। इस वक्त PTI चल रही है इमरान खान साहब की, इससे पहले नून लीग की थी, नवाज शरीफ साहब की थी, इसी तरह उससे प्रीवियस पीपल पार्टी थी, ठीक है, जिनके सदर आसफ अली जरदारी थे। इसी तरह यानी कि पीछे से जाते जाएं और आगे अभी मौजूदा की बात करते हैं तो PTI है। इसी तरह यानी कि मुख्तलिफ़ तरह की जो गवर्नमेंट्स हैं ना बनती रहती हैं। अब गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है कि लॉ और आर्डर्स जो है ना कवानीन की खुद भी पासदारी करे और लोगों से भी करवाए, दरअसल यही मकसद होता है। तो बहरहाल इस तरह की ये सिचुएशन हम इधर पढ़ते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कहता है अ गवर्नमेंट इज़ मेड अप of many people and institutions that handle the important matters of a country। कहता है एक गवर्नमेंट यानी कि हुकूमत जो होती है ना बनाई जाती है मुख्तलिफ लोगों के साथ। इंस्टीट्यूशन लॉ यानी कि इंस्टीट्यूशन होते हैं आइन कवानीन वगैरह जिनको कहते हैं। डैट हैंडल द इम्पोर्टेंस मैटर ऑफ अ कंट्री, जो एक मुल्क के जो मसलन इम्पोर्टेंट ख़ास किस्म के मामलात होते हैं ना उनको निपटाने के लिए ना गवर्नमेंट बनाई जाती है। कहता द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री मेक्स लॉ एंड सी डैट द लॉज आर ओबेड। कहता है गवर्नमेंट का वही जो मैं कह रहा था काम होता है कि ख़ुद भी यानी कि लॉ जो बनाए हैं ना उनको देखे, यानी कि देखने से मुराद ये है कि ख़ुद भी अमल करे और दूसरों को भी उनके जो है ना उनको ओबे करवाए, यानी ओबेड करवाए उनसे, यानी कि उनको भी कहे कि वो भी अमल करें। जैसे इधर देखें अभी आया आगे, कहते हैं एट होम द एडल्ट्स इन द फैमिली डिसाइड रूल्स एंड सी डैट दे आर फॉलोड। अब देख जैसे घर का वो बता रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट भी कंट्री भी एक घर की तरह ही है। जैसे घर के अंदर जो बड़े फ़र्द होते हैं फैमिली के, वही डिसाइड करते हैं कि किस तरह घर के निज़ाम को चलाना है। इन अ स्कूल द प्रिंसिपल एंड द स्कूल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कूल एंड स्टूडेंट्स। और इसी तरह अगर आप स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी प्रिंसिपल साहब हैं और स्कूल की मैनेजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारे मिलके ये ज़िम्मेदार होते हैं स्कूल को और स्टूडेंट्स को जो है ना डील करने के अंदर। इनका ही मेन काम होता है कि किस तरीके से अच्छे तरीके से स्कूल को मैनेज किया जा सके। उसके लिए वो कहते हैं दे मेक द रूल्स एंड सी डैट द रूल्स आर फॉलोड। उसके लिए वो कुछ स्कूल वाले कुछ रूल बनाते हैं और वो देखते हैं कि क्या ये रूल फॉलो किए जा रहे हैं। इसी तरह कहता है रूल्स एंड लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट दे कीप अस सेफ। कहता है रूल्स कवानीन और कानून और आइन ये जो होते हैं ना बहुत अहमियत रखती हैं, ये हमें कीप सेफ यानी कि हमें महफूज रखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री। तो कुछ गवर्नमेंट का जो मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना वो यही होता है कि तमाम को उनके मौजूदा
जो राइट्स हैं ना, हक हैं, वो लाजमी मिलें, यानी उनको लोग जो मुल्क के रहने वाले हैं उनको प्रॉपर उनके हकूक़ मिलें। राइट्स मतलब हकूक़, यानी कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल द लॉ। तो हर बंदा जो है ना लॉ के बराबर इक्वल, यानी कि ट्रीट, यानी कि हर एक के साथ लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक का सलूक किया जाए, बर्ताव किया जाए। ऑल लिविंग थिंग्स हैव राइट्स। जितनी भी मसलन कहने ज़िंदा रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो रह रही हैं, यानी इंसान है जो रह रहे हैं दुनिया के अंदर, उनके राइट्स हैं, ठीक है ना। वी आर बॉर्न विद दीज राइट्स एंड दे कैन नॉट बी टेकन अवे फ्राम अस अनलेस वी ऑल इट्स आवर सेल्व्स। ये जितने भी दुनिया के कानून वगैरह बने हुए हैं ना, तो ये यहाँ जो हमने बनाए, जो कुछ कुदरत के कानून होते हैं, कुछ इंसान ने कानून बनाए होते हैं। ये जो कानून होते हैं ना, इनका कोई भी बंदा इनको अपने हाथों में नहीं ले सकता, ठीक है। ये हर एक के ऊपर है, ठीक है। तो कहता है देयर आर सम बेसिक एंड नेचुरल राइट्स वी ऑल हैव एंड दे आर। कुछ बेसिक यानी कि मसलन बुनियादी कह लें जिसको आप, बेसिक मतलब बुनियादी जो हकूक़ हैं, या नेचुरल राइट्स जो है, नेचुरल राइट्स मतलब जो कुदरती मसलन कह लें हकूक़ है, वो मंदरजा ज़ैल है, यानी किस तरह कह रहा है कि वो नीचे दिए गए हैं बिलो में। राइट टू लाइफ, ज़िंदा रहने का हक़। राइट टू लिबर्टी, आज़ादी का हक़ है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कोई जगह वगैरह का हक़। ये नीचे उन्होंने एक पिक्चर बनाई हुई है, नेशनल असम्बली इन सेशन, यानी कि जो नेशनल असम्बली होती है ना, कौमी असम्बली जो होती है, जहाँ पे वो मुख्तलिफ़ तरह के वो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो उनके बारे में ये पिक्चर दिखाई हुई है इन्होंने भी। इसमें वो ये अगला पेज है हमारा, उसमें वो ये बता रहे हैं गवर्नमेंट हेल्प अस इन मैनी वेज़। गवर्नमेंट जो है हमारी, वो किन तरीक़ों से हमारी मदद करती है इन हकूक़ के बारे में। गवर्नमेंट हेल्प्स अ कंट्री इन मैनी वेज़। एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ तरीके से काम करती है या हमारी मदद करती है। इट मेक्स द लाइफ ऑफ इट्स सिटीज़न ईजी एंड कम्फर्टेबल। वो अपने जो शहरी हैं, जो रहने वाले शहरी हैं, उनकी ज़िंदगी को आसान और मसलन क्या ले कम्फर्टेबल मतलब मुतमिन, आसान बनाने के लिए वो यानी कि ये कवानीन बनाते हैं, ठीक है। विदाउट अ गवर्नमेंट अ कंट्री वुड बी अनऑर्गेनाइज, यानी कि गवर्नमेंट के बगैर डिसिप्लिन की कमी हो जाएगी, नज़्म व ज़ब्त की कमी हो जाएगी, तो अनऑर्गेनाइज यानी कि अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइज वे से। तो गवर्नमेंट की लाजमी ज़रूरत है कंट्री में। हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स अ गवर्नमेंट डज फॉर अस। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो सर्कल है ना येलो कलर का, इसके अंदर दिया गया है कि कुछ गवर्नमेंट्स की कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें आम शहरी को मिलती हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रखा था। इट प्रोवाइड अस विद मैनी सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, इट बिल्ड्स एयरपोर्ट्स, रोड्स एक्सेट्रा फॉर अस। कहता है कि वो हमारे लिए मुख्तलिफ़ तरह की सर्विस मतलब खिदमात के इदारे बनाते हैं। मतलब कह लें कि हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं ये। उसके अलावा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की बात करें, रोड्स हैं, रोड बनाते हैं ये गवर्नमेंट। इट मेक्स हेल्थ केयर प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट अस द डिजीज़ एंड सिकनेस। इसके अलावा वो हमारे लिए मुख्तलिफ़ तरह के हेल्थ के और प्रोटेक्शन के भी कह लेंगे प्रोग्राम बनाते हैं। इट इन्फोर्सेस लॉ, और हमें मजबूर करते हैं कि हमें फोर्स करते हैं कि हम उनके पब्लिक सेफ्टी के लिए लाइक ट्रैफिक लॉज को, हेल्थ लॉज को और सैनिटेशन लॉ को फॉलो करें, ताकि से हम खुद भी इसको फ़ायदे में रहें और दूसरों को भी नुकसान ना इनका हो। कहता है इट डिफेंड द नेशन अगेंस्ट इट एनिमीज़। उसके अलावा दफा करते हैं कि किसी कोई दुश्मन का कि वो हमारे मुल्क पे अटैक ना करें। इट प्रोवाइड्स अस विद क्लीन वाटर। वो हमें साफ़ पानी पीने के लिए मुहैया करते हैं। इट क्लीन्स द सीवर्स एंड रिमूव्स द गार्बेज। सीवर्स जो होती है ना, नदी जो नाले होते हैं गलियों के अंदर, गटर नाले वगैरह, उनका सीवरेज का जो होता है ना एरिया, उनको साफ़ कर रखवाते हैं ताकि उनसे बीमारियां वगैरह ना फैलें। ये भी कहते हैं उनका काम है। नीचे पिक्चर में ये कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस ये बता रहा है, और ये बता रहे हैं गार्बेज बीइंग रिमूव्ड। एक जगह पे गार्बेज वगैरह इकट्ठा करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसी ज़मीन में, जो है ना उसको कोई डिच वगैरह निकाल के उसमें गड्ढा वगैरह निकाल के उसमें कवर अप कर देते हैं बाद में ना। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे कहते हैं वर्किंग टुगेदर। अभी ये गवर्नमेंट किस तरह वर्किंग टुगेदर करती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा वो बताएंगे। कहते हैं कि द गवर्नमेंट हेल्प द पीपल। गवर्नमेंट लोगों की मदद करते हैं। द पीपल शुड हेल्प दैम सेल्फ एज वेल। लोगों को भी चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें।
इसी तरह इट वुड बी बेस्ट इफ़ द पीपल एंड द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू मेक लिव्स बेटर। अगर गवर्नमेंट और लोग मिलकर काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। वी आल लिव इन कम्युनिटी, हम जैसे कि कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर रहते हैं ना। एक महल्ले के अंदर 10, 12, 15 घर है, तो इट मीन्स कि ये हमारी कम्युनिटी है। आवर कम्युनिटी आर लाइक आवर फैमिली फॉर अस। देखिए वो जैसे महल्ले के अंदर कुछ लोग 10, 12 घरों का मजमुआ रहते हैं, तो फिर वो एक फैमिली की तरह की बन जाते हैं ना। महल्ले में कौन आ रहा है जा रहा है, तो एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है। कहते हैं वी आल शेयर द सेम जॉयज़ एंड सॉरोज़ इन कम्युनिटी। इसी तरह आप देखें ना, उदाहरण महल्ले में कोई फोतगी हो जाती है या किसी की शादी हो जाती है, तो एक दूसरे के साथ शिरकत की जाती है। तो यही वो बता रहे हैं कि उनकी गमी में खुशी में भी आप भी शरीक होते हैं। दिस मीन्स वी हैव कॉमन प्रॉब्लम्स एज वेल। इसका मतलब अगर हमारी इसी तरह हमारी कॉमन प्रॉब्लम, एक जैसी ज़रूरियात भी तो हैं ना, और एक जैसी प्रॉब्लम्स भी हैं। एक जैसी ज़रूरियात ये है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये एक जैसी ज़रूरियात है हमारी। तो ये इसमें ये बता रहे हैं, कहते हैं वी शुड ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स आवर सेल्फ। ऐसे मामलात को हमें खुद से निपटाना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर। ऐसे मामलात के लिए हमें दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए कि वो कोई दूसरे ही आके हमारे लिए करें। हम अपने मसाइल खुद हल करेंगे। कुछ मसाइल बस हर वो काम खुद हम करें जो लीगल जो इलीगल नहीं है। कोई भी ऐसा काम जो हम खुद कर रहे हैं लेकिन वो बाय लॉ नहीं हम कर सकते, तो उनसे हमें परहेज़ करनी चाहिए। ये बात कर रहे हैं, यानी इसमें उन प्रॉब्लम्स की बात है जैसे महल्ले में किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, कोई ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद कर दें। अगर आपको किसी चीज़ की किसी से ज़रूरत है तो आप अपने ऊपर ही इन्हिसार करें, दूसरों पे ना करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई चीज़ है आपको दूसरे के साथ शेयर कर दें। मीन्स के शेयरिंग इज़ केयरिंग, इस तरह का यानी कि वो बता रहे हैं। तो लेकिन दूसरे जो लॉ वाले काम है उनकी नहीं उन्होंने बात की, इनमें सिर्फ यही बता रहे हैं। कहता दिस कैन बी डन ईजिली इफ़ वी नो हाउ टू डू इट। अगर हमें पता चल जाए किस तरह करना है तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। देयर आर वेरी फ्यू रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट। जैसे कि हमें पता है कि रिक्रिएशंस की जो फैसिलिटीज़ है ना बच्चों के अंदर, वो बहुत यानी कि कह लें कि बहुत ही कम है। यानी कि तो इसमें हम यानी कि मकसद बताने का ये, आप देखें गवर्नमेंट के पास बजट और चीज़ें और मामला सुनने के लिए पूरा स्टेट होता है, यानी कि पूरी कंट्री है। उसके अंदर हमारे तकरीबन 4 तो प्रोविंस 5 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे। तो उन पर भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब एक गवर्नमेंट किन किन मसाइल को हल करेगी। तो कोशिश की जाए महल्ले में, जैसे आप देखते हैं कोई गली टूट गई है थोड़ी सी, तो आप उसको खुद पर्सनली तौर पे सारे मिलके टुगेदरली उसको कवर अप करें। ये मकसद है इनका यहाँ पे कहने का। अगर हम गवर्नमेंट पे रिलाई करेंगे, भरोसा करेंगे, तो इट मीन्स कि हमें टू लॉन्ग टू वेट यानी कि करना पड़ेगा काफ़ी देर के लिए। तो फिर इससे बेहतर है कि हम खुद से ही यानी कि कुछ ना कुछ करें अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए। हम खुद कुछ ना कुछ चीज़ें बनाएं ताकि हम, क्योंकि रहना हमने है, बार बार हमने गुजरना है। तो इस तरह की यानी कि इसी तरह अगर कोई बाहर आप देखते हैं कि कोई किसी किस्म की, तो यही यानी कि बात हमारी हो रही थी कि हम यही कह रहे थे कि ये जितनी भी सिचुएशन है, पब्लिक गार्डन्स हैं, हमारे इर्द गिर्द पार्क नहीं है, तो हम कोशिश करें कि उनको खुद से कुछ मिलके महल्ले वालों से मिलके उनको आसानी कर लें, ताकि हम, क्योंकि खेलना हमारे बच्चों नहीं है, हमने ही खेलना है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि गवर्नमेंट की तरफ बजाय ज़्यादा फोकस करने के हम खुद से मिलकर उन मामलात को निपटाएं। कहता देयर आर वेरी फ्यू पब्लिक गार्डन्स एंड पार्क इन आवर कंट्री, वी कैन डू समथिंग अबाउट दिस। कहता हमारे मुल्क के अंदर पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के जो पार्क हैं, गार्डन्स हैं, वो बहुत कम है। तो हमें खुद से करना चाहिए। तो यही बात मैं भी यही कर रहा था कि हमें खुद से इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसे ये येलो के अंदर वो बता रहे हैं, आप देखें ये गार्डन्स है। कहते हैं समटाइम्स प्लॉट ऑफ लैंड आर अलॉटेड फॉर पार्क एंड नॉट मेड इनटू पार्क बाय गवर्नमेंट। समटाइम्स ना कुछ एक जगह जो है ना, कुछ वक्त कुछ जगह दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अलाट यानी कि महसूस की जाती हैं पार्क बनाने के लिए, लेकिन पार्क वहाँ पे बनते नहीं हैं। मुमकिन है बजट नहीं है या गवर्नमेंट की और मसलन क्या प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, तो उनको सॉल्व करते वक्त उनको ये टाइम नहीं मिल पाता। तो पार्क नहीं, जगह तो चलें गवर्नमेंट के अंडर आ गई होती है, वो अलाट कर दी गई तो पार्क, लेकिन पार्क नहीं बना होता वहाँ पे। तो कहता है इफ़ देयर इज़ सच अ प्लॉट ऑफ लैंड इन एन एरिया पीपल शुड गो टू द लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर कोई ऐसा आपको पता चले तो आप ये काम करें कि आपको पता चला जी यहाँ पे पार्क बनना था, तो आप थोड़े टाइम देखें नहीं बना, तो आप खुद अपने लोकल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदा, उनको जाके कहें जनाब यहाँ पे ये एरिया तो इस काम के लिए तो क्यों नहीं बना। तो कहते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उधर जाके इनसे रब्ता करें। दे कैन रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू बाय प्ले इक्विपमेंट थ्रू डोनेशन।
दिस प्रोवाइड अ पार्ट फॉर द कम्युनिटी टू एंजॉय। कहता है अगर हम उनकी से रिक्वेस्ट करें और परमिशन लें और कुछ खुद से मिलकर लोगों के साथ मिलकर डोनेशन इकट्ठी कर ली जाए और कुछ उनका यानी गवर्नमेंट और पब्लिक मिलके दोनों अगर टुगेदरली कम्युनिटी मिलके काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, ये बताने का मकसद है। एक्सपर्ट ये देखें पिक्चर बनी हुई है, कोई टीचर कुछ लेक्चर वगैरह की कोई पिक्चर बनी है तो बता रहे हैं, कहते हैं एक्सपर्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट कैन होल्ड स्पेशल वर्कशॉप्स फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। कहते हैं जो माहिर है ना काम के, जो सब किसी मजमून के माहिर होते हैं, उनका होल्ड होता है स्पेशल वर्कशॉप पर। वो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ना कंसर्न करते हैं, यानी कि समझाते रहते हैं कि किस तरह आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। देयर आर मैनी पाकिस्तानीज हु आर गुड एट उर्दू, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट। कहते हैं पाकिस्तान में बहुत से टीचर्स हैं या बहुत से रहने वाले लोग हैं जिनको उर्दू पे, मैथ पे, साइंस पर और इंग्लिश पे अच्छा अबूर हासिल है, एंड अदर सब्जेक्ट और दूसरे मज़ामीन पे भी, साइंस के सब्जेक्ट और भी हो सकते हैं। दे कैन वॉलंटियर टू टीच those who would otherwise not have an opportunity to get an education। अगर हमने एजुकेशन ही रखनी है तो ऐसे लोग जो अच्छे तरीके से इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह, उर्दू वगैरह पर पढ़ा सकते हैं, उनको चाहिए वॉलंटियरली काम करें, जिसमें एज ए खिदमत के तौर पे काम करें, जिसमें पे नहीं मिलती, लेकिन यह कि वॉलंटियरली काम होता है, यानी कि देखा जाए तो ये भी खिदमत ही है ताकि आप फ़ायदा पहुँचा सके दूसरों को। नेक्स्ट पेज में वो कहते हैं, पिक्चर बनी हुई है, ये देखें कोई सर्विस के लिए आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैव अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। इसी तरह गवर्नमेंट के कुछ अदारे हैं वहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज होती है। डॉक्टर, नर्सिस एंड अदर कैन बी वॉलंटियर इन सच। तो कुछ लोगों को चाहिए अपना डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना भी फ्री वक्त है तो वॉलंटियरली खिदमत करें जाके वहाँ पे। यानी वॉलंटियर से मुराद आप सिंपली समझ लें अल्लाह की रज़ा के लिए, आपने उसको पैसे नहीं आपको मिलते, लेकिन आप खिदमत कर रहे हैं स्वाब की नीयत से। ठीक हो गया। पीपल कैन डोनेट मनी फॉर द हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ फॉर फूड्स, मेडिसिन एंड फॉर द पेशेंट। तो लोग वहाँ पे आप भी जाके देखेंगे तो आप भी किसी कोई अमीर तबके का बंदा, उनको भी कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में ज़रूरत है तो प्लीज़ आप भी कुछ सदका खैरात वगैरह करें ताकि इन हॉस्पिटल में लोगों को खाना, मेडिसन, अद्वियात और मरीज़ों को मिल सकें। ठीक है, तो ये है। उसके बाद कहता है वी कैन जॉइन हैंड विद द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी एंड आवर कंट्री। हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने कम्युनिटी की और कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कहता है कॉमन एग्जांपल देख लें इज़ ऑफ पुअर चिल्ड्रन इज़ वेरी लोकेलिटी नॉट हैविंग द मनी टू गो टू स्कूल। कहता है हमारे इर्द गिर्द में जो लोग ज़्यादातर रहते हैं उनके बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते, ज़्यादातर उनकी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। Unused room in houses can be converted into classroom for such children। कुछ महल्ले के अंदर कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके घर में कमरे ज़्यादा होते हैं और वो ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आते, तो कहते हैं हम ऐसा कर लें कि क्यों ना उन बच्चों के लिए हम, अगर वो स्कूल नहीं जाते तो हम अपने तौर पर उनके लिए कोई कमरा महसूस करके उनको पढ़ाने का कोई तरीक़ाकार शुरू कर लें। यानी ये भी फ्री होगा, यानी कि इसके लिए आपने पैसे नहीं आपको मिलेंगे, खिदमत होगी आपकी। ये कहता द एजुकेटेड पीपल ऑफ दैट एरिया कैन बी टेक टर्न टू टीच दीज चिल्ड्रन। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उस एरिया के, वो इस काम में मदद कर सकते हैं कि वो डेली बेसिस पे, जिस तरह हॉस्पिटल में कुछ लोग काम के लिए टाइम दे सकते हैं, टीचर कुछ पढ़ा सकते हैं, इसी तरह इधर भी ये बता रहे हैं कि वो टीचर हजरात एज ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे फ्री बुक्स और टीचिंग करवाएं बच्चों को, ताकि उनके अंदर भी पढ़ाई का जज्बा रहे, ताकि वो बच्चे अनएजुकेटेड काउंट ना किए जाएं। कहता है जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिक्वेस्टेड टू गिव फ्री बुक्स। हाँ, यहाँ पे वो कह रहा है कुछ आप जो चैरिटी सदक़े वाले अदारे हैं उनको कह सकते हैं कि ये बुक्स चाहिए तो उसके लिए आप जो चैरिटी आपके पास है थोड़ी से उसमें से पैसे दें, ताकि यहाँ आप बुक्स ख़रीद के दें, ताकि फ्री बुक्स, ताकि बच्चों को फर्नीचर और क्लास वगैरह दिए जा सके, कपड़े वगैरह, लिबास वगैरह दिए जा सकें। इन दिस वे मैनी चिल्ड्रन विल गेट अ चांस ऑफ एजुकेशन। वी मस्ट ऑल ट्राई टू हेल्प सच चिल्ड्रन। हमें चाहिए कि हम इन ऐसे बच्चों की मदद करें
पढ़ाई के ज़रिए, ताकि उन बच्चों का भी आइंदा फ्यूचर अच्छा बन सके। इसी तरह नेक्स्ट पेज में कहते हैं इम्प्रूविंग आवर कम्युनिटी, हम अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, दिस मीन दैट इट इज़ ट्राइंग हार्ड टू मेक पीपल हैव एवरीथिंग दे नीड। कहता है पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तरक्की कर रही है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है हमारा, तरक्की कर रही है अभी हमारा मुल्क ना, तरक्की कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी, ज़्यादा सख्त मेहनत करनी चाहिए ताकि हम दूसरों की ज़रूरत और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। इट इज़ पॉसिबल डैट इन योर कम्युनिटी देयर माइट बी सम थिंग्स यू वुड विश टू सी इम्प्रूव। आप अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दोहराते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप बेहतर बना सकते हैं। आर देयर गुड हेल्थ, आप देख सकते हैं कि क्या हमें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जा रही है। फैसिलिटीज़ इन आवर एरिया, इन योर एरिया, आपको लगता है कि आपके एरिया में अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो उसके लिए कोई अच्छी फैसिलिटी है ताकि वो दोबारा से रिकवर हो सके, कोई हेल्थ की खिदमात है। कहता है इज़ देयर अ क्लिनिक और हॉस्पिटल विच प्रोवाइड चीप एंड गुड हेल्थ केयर टू पीपल लिविंग देयर, क्या ऐसा कोई क्लिनिक हॉस्पिटल है जो आपको थोड़े पैसों के अंदर गुड हेल्थ केयर यानी कि फ्राहम कर सकता है। चिल्ड्रन स्टडिंग इन द क्लासरूम, ये पिक्चर के अंदर बता रहे हैं। कहते हैं एजुकेशन इज़ द मेन फोकस ऑफ अ मॉडर्न। देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन शुरू से ही हमारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इसी पर ही वो कह रहे, बार बार यही बात हो रही है, एजुकेशन और हेल्थ की बार बार बात हो रही है। एजुकेशन इज़ द मेन फोकस ऑफ मॉडर्न कंट्री। हर तरक्की याफ्ता मॉडर्न यानी कि मौजूदा लेटेस्ट जो है जदीद मुल्क जितने भी हैं उनका मेन फोकस एजुकेशन ही है। आर द चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स बीइंग गिवन अ चांस टू स्टडी गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आप समझते हैं आर ऑल द चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं और यंग बच्चे हैं, क्या उनको प्रॉपर चांस मिल रहा है गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में? इज़ द फीस लेस सो डैट मोर चिल्ड्रन कैन स्टडी। आप क्या समझते हैं अगर फीसें ज़्यादा हैं तो वो कम हो जाएं तो क्या आपको लगता है कि ज़्यादा बच्चे स्टडी कर सकते हैं? ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो, तो इसके आंसर्स हमारे पास हैं, हमें पता है कि जी अगर फ़ीस कम होगी तो ज़्यादा पढ़ने वाले बन जाएंगे। आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं मस्ट बी क्लीन, हमारा इर्द गिर्द का एरिया क्लीन होना चाहिए। इज़ योर गार्बेज रेगुलरली पिक्ड अप, अगर आपके इर्द गिर्द रेगुलरली कोई आता है गार्बेज पिक करने के लिए। आर द स्ट्रीट्स इन योर कम्युनिटी रेगुलरली स्वेप्ट, आपके एरिया की जो गलियाँ हैं क्या वो डेली बेसिस पे उन पर झाड़ू वगैरह या साफ़ वगैरह की जाती हैं? इज़ द सेवेज सिस्टम गुड, नालों का और जितने भी गटर नालों का निज़ाम है क्या वो वाकई सही है? ऑल दीज इश्यूज़ रिक्वायर आवर अटेंशन, ये तमाम इश्यूज़ हमारे जहन में होने चाहिए। हाउ टू हैंडल इश्यूज़, वी मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। सबसे पहले जो बड़ा अहमियत वाला मसला है उस पर आएँ, उसको देखें। वी मस्ट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इशू, सबसे पहले हम उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करें। वी मस्ट डिस्कस ऑल द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में डिस्कशन बातचीत की जाए। वी शुड देन डिसाइड टू सेलेक्ट द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, फिर हमें एक सबसे अच्छा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे हम प्रॉब्लम हल कर सकें। वी मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर हमें मसला हल करना चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं केस स्टडी, इसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह आप किसी प्रॉब्लम को देखने के लिए सबसे पहले किस तरह आप केस स्टडी करेंगे, तो फिर उस मामले को कैसे हल करेंगे उसके बारे में ये तरीकाकार बता रहे हैं जी। वो कह रहे हैं केस स्टडी 1, द पीपल लिविंग ऑन फैजी स्ट्रीट वर नॉट हैप्पी। ये फैजी स्ट्रीट कोई जगह है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि खुश नहीं है वहाँ पे रहने से। दे वर 3 एम्प्टी प्लाट्स इन देयर स्ट्रीट, उनके घर के सामने, उनके घर के करीब जो है 3 एम्प्टी प्लाट्स हैं, यानी कि खाली अखाते हैं, लोगों ने अपने प्लाट खाली छोड़े हुए हैं, अभी उन पे बिल्डिंग नहीं बनाई। एवरीबॉडी थ्रू गार्बेज देयर, जितने भी लोग हैं वहाँ पे अपना कूड़ा करकट फेंकते हैं। द हाउसेज वर फुल ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, स्ट्रेज कैट एंड डॉग्स रोम द एरिया, यानी वो एरिया के अंदर मच्छर, मक्खियाँ, बिल्ली और डॉग्स मीन के कुत्ते वगैरह जो हैं उस एरिया के अंदर ज़्यादातर दिखाई देते हैं। सिर्फ किस वजह से, गार्बेज होगा तो हर जानवर का दिल करेगा कि कोई ना कोई अगर उनसे रिलेटेड खाने वाली कोई चीज़ है, कुत्ता या बिल्ली वगैरह ढूंढेंगे कि कोई गोश्त या हड्डी वगैरह का कोई टुकड़ा है तो वो खा लें।
तो इसी तरह मॉस्किटोज़ वगैरह भी ये चीज़ें भी उधर आ जाती हैं। कहता द एयर स्मेल्ट बैड, उसका जो उस एरिया में कहता है कि बहुत ही ज़्यादा बदबू है। मिसिज़ रहमान एक औरत है, उन्होंने कॉल्ड ऑल द लेडीज़ ऑफ द स्ट्रीट टू हर हाउसेस फॉर द टी एंड डिस्कस। अब मिसिज़ रहमान ने क्या किया, महल्ले की तमाम गली की तमाम औरतों को इकट्ठा किया और उनको चाय पे बुलाया ताकि हम इस मामले को हल कर सकें। दे हायर्ड अ गार्बेज कलेक्टर टू कम एवरी डे इन द कार्ट टू कलेक्ट द गार्बेज फॉर ईच हाउस। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब से हम जितना भी कूड़ा करकट होगा उन अहाता में नहीं फेंकेंगे। सबसे पहले एक अहाते में से गंद वगैरह जो है ना उसको कवर मसलन एग्ज़िट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक वहाँ पे एक गार्बेज कलेक्टर है उससे रब्ता किया है कि वो कूड़ा करकट के लिए एक कार्ट लेके आए, छकरा, उसके ऊपर सारा गंद डाले और ले जे करे। हर स्ट्रीट के हर घर में से एक एक बंदा अपना घर का गंद दे ताकि वो कवर है। ही वॉज पेड एवरी मंथ बाय ईच हाउस, हर घर वाले उसको हर महीने उसको पे करते हैं। द एम्प्टी प्लॉट आर क्लीन नाउ, एवरीबॉडी वाज हैप्पी टू सॉल्व दैट द प्रॉब्लम वाज सॉल्व। हर बंदा खुश है क्योंकि उनका मामला हल हो गया। अब देखें यही मामला आता है, अगर हम खुद मिलकर करेंगे तो गवर्नमेंट के पास तो इतना टाइम नहीं है, तो हम खुद मिलकर मामला को हल करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। हु इज़ द सिटीज़न? कहते हैं सिटीज़न आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सोसाइटी। बीइंग अ सिटीज़न मीन टू बी द लीगल मेंबर ऑफ अ कंट्री। सिटीज़न से मुराद है कि हर बंदा, हर मुल्क का शहरी जो लीगल पाकिस्तानी शहरी है तो वो पाकिस्तानी सिटीज़न है। अ सिटीज़न हैज़ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो शहरी है उसका हक, उसके हकूक़ भी हैं और उसकी जिम्मेदारियाँ भी हैं। अ गुड सिटीज़न शुड बी फेथफुल टू हिज आर हर कंट्री। एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल जो वफादार शहरी है ना, वो अपनी कंट्री एक जो अच्छा शहरी है वो अपने मुल्क के लिए वफादार होता है या होती है। इन रिटर्न द गवर्नमेंट गिव इट्स सिटीजन प्रोटेक्शन एंड मैनी अदर फैसिलिटी। उसके रिटर्न में गवर्नमेंट उनको कुछ प्रोटेक्शन और सहूलियात देती है। अ गुड सिटीजन बिहेव्स इन अ वे दैट अदर रिस्पेक्ट्स। अब एक अच्छा शहरी जो है ना इस तरह का रवैया रखता है कि दूसरे उनकी इसके साथ इज्जत करें। अगर अच्छा शहरी अच्छा मसलन कह लें कि लहजा रखेगा तो लोग उससे प्यार का लहजा इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर में कह रहे हैं अ चाइल्ड ऑफरिंग वाटर टू हिज हेल्डर। एक बच्चा अपने बड़े को जो है ना पानी ऑफरिंग कर रहा है। सम ऑफ द थिंग्स अ गुड सिटीजन डज। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक अच्छे शहरी को करनी चाहिए। गुड सिटीजन आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर। अच्छे शहरी हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इफ़ दे सी समबडी इन ट्रबल दे डू देयर बेस्ट टू हेल्प। वो देखते हैं अगर कोई दूसरा बंदा परेशानी में तो उसकी मदद करते हैं। गुड सिटीजन डू नॉट ब्रेक द रूल्स। अच्छा शहरी कभी भी कानून नहीं तोड़ेगा। द फॉलो द ट्रैफिक, वो ट्रैफिक को फॉलो करेगा, स्कूल को, एयरपोर्ट को, हॉस्पिटल को, एयरपोर्ट को, ठीक है, इनके जितने भी रूल्स होंगे उनको फॉलो करेगा। सो डैट एवरीबॉडी कैन बी सेफ। इस तरह दूसरे लोग भी, हर कोई यहाँ वहाँ पर महफूज रह सकता है। गुड सिटीजन डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग। अच्छा सिटीज़न शहरी जो है वो खेलने के दौरान लड़ता नहीं है। दे डू नॉट चीट ड्यूरिंग एग्ज़ाम। वो इम्तहानात के दौरान चीटिंग नकल भी नहीं करते। दे डू नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली। वो कह लें कि उनकी जो एक्शन होते हैं वो ईमानदार होते हैं, बेईमान नहीं होते एक्शन के अंदर। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सिटीज़न को अच्छे शहरी की क्वालिटी हसूसियात जिसको कहते हैं। गुड सिटीज़न हैव क्वालिटीज़ विच मेक दैम डिफरेंट फ्राम अदर। एक अच्छे सिटीज़न शहरी की ये हसूसियात होती हैं जो एक शहरी की ये हसूसियात दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं। दीज क्वालिटीज़ मेक अ गुड सिटीज़न स्पेशल एंड लव बाय एवरीवन। ऐसी हसूसियात एक अच्छे शहरी को ख़ास और प्यारा बनाते हैं हर एक के नज़रिए। उसके बाद आगे कहते हैं द सिटीज़न हेल्पिंग सिटीज़न। वो इन्होंने प्रोसेस बताया कि एक शहरी दूसरे शहरी की मदद करे। दे ऑलवेज टेल द ट्रूथ। वो हमेशा सच बोलता है। दे ऑलवेज फॉलो द रूल। वो हमेशा रूल फॉलो करता है। दे डू नॉट लाई। वो झूठ नहीं बोलता। चीट और स्टील। कभी भी किसी को चीट नहीं करता। चीट मतलब कि किसी को धोखा नहीं देता। किसी की स्टील मतलब चोरी नहीं करता। दे आर सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टूवर्ड्स अदर। वो एक दूसरे के साथ सिंसियर, हमदर्द, रहनुमा, हमदर्द, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा रहता है, यानी कि धोखाधड़ी नहीं देता, हमेशा एक के साथ अच्छा बर्ताव करता है। रिस्पेक्टिंग अदर, दूसरों की मदद करता है। गुड सिटीजन आर रिस्पेक्टफुल।
अच्छे शहरी जो है ना, अच्छे शहरी हमेशा इज़्ज़त दी जाती है। वैन वी ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट, जब हम किसी दूसरे को कह लें कि रिस्पेक्ट इज़्ज़त देंगे, वी गेट अलॉन्ग वेल विद दैम, तो हमें भी उसी तरह की इज़्ज़त मिलेगी। जिस तरह आप किसी के साथ जी वाला बर्ताव रखेंगे तो जी मिलेगा, तू वाला बर्ताव करेंगे तो तू ही मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स आर अवॉइडेड, यानी झगड़ों से अवॉइड किया जाए, ठीक है। हाउ टू शो रिस्पेक्ट, इसमें बताया जा रहा है क्या ये रेड का निशान है कि इसको, ये जो रेड है ना, इससे रोका जाता है, इससे कि ये नहीं करना। अब ये क्या थोड़ा सा इसे बता रहे हैं, कहते हैं डू नॉट इंसल्ट अदर, दूसरों की बेइज्जती ना की जाए। नेवर हर्ट अदर फिजिकली, किसी को जिस्मानी तौर पे भी ना मना किया जाए, यानी कि किसी को थप्पड़ मारना, किसी को जो ना पंच मारना, किक मारना, ऐसा ना ताकि किसी को दर्द हो, या किसी को पत्थर मारना, फिजिकली जिस्मानी तौर पे उसको दर्द ना दी जाए। डोंट बुली अदर, दूसरों के नाम ना बिगाड़े जाएँ। टेक केयर ऑफ पीपल्स लाइक एंड डिसलाइक, लोगों की केयर किया जाए कि उनको कौन सी चीज़ पसंद है और जो कोई चीज़ जो नहीं पसंद। डोंट फोर्स पीपल टू डू व्हाट दे डू नॉट वांट टू डू, ऐसा लोगों को फोर्स ना किया जाए, यानी कि एक बंदा पानी नहीं पीना चाहता, आप ज़बरदस्ती उसको पानी पिला रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ना की जाए। वैल्यू ऑल ओपिनियंस इवन इफ़ दे आर डिफरेंट, हर राय की, मशवरे की इज़्ज़त करें, वैल्यूज़ उसको इज़्ज़त दें, लेकिन बेशक वो मुख्तलिफ ही क्यों ना हो आपसे। उसके बाद कहते हैं व्हाट आर राइट्स, ठीक है, आगे टॉपिक है व्हाट्स आर राइट्स। कह रहे थे व्हाट आर राइट्स, हकूक क्या होते हैं। कहते हैं आर राइट इज़ अ पावर विच एवरी सिटीजन कैन आस्क फॉर एंड गेट, यानी कहता है कि हकूक जो होते हैं ना, हक ऐसी एक ताकत का नाम है जो हर, मसलन कह लें कि अथॉरिटी का नाम है जो हर सिटीजन शहरी का हक है, ठीक है, और उसके पास होनी चाहिए। दिस राइट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये उनको एज ए प्रोटेक्टेड है, तहफ़्फ़ुज़ है गवर्नमेंट और इंटरनेशनल अदारों यानी गैर बैनुल-अक़वामी अदारों की तरफ से। एवरी चाइल्ड हैज़ सर्टन राइट एज वेल, हर बच्चे का एक मसलन कह लें कि हकूक़ है, हर बच्चे के हकूक़ हैं। देयर आर मैनी राइट्स विच अ चाइल्ड कैन क्लेम, कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसका क्लेम हर चाइल्ड क्लेम कर सकता है। राइट टू फूड, खाने का हक है उसको। टू हैव एनफ फूड टू ईट एंड ग्रो हेल्थी, इतना खाना हो कि वो अच्छा खाना खा सके और बड़ा सेहतमंद हो सके। राइट टू शेल्टर, रहने के लिए जो रिहाइश हो। टू हैव होम टू लिव एंड टू फील सेफ इन, ऐसा शेल्टर घर रहने के लिए हो कि जहाँ पे वो आसानी से रह सकें। राइट ऑफ हेल्थ केयर, ऐसा हॉस्पिटल या हेल्थ केयर हो जहाँ पे उनको अच्छी तरीके से मेडिसिन और ट्रीटमेंट किया जा सके। राइट टू एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन के इदारे हों जहाँ पे उनका फ्यूचर सिक्योर गुड फ्यूचर अच्छा और सिक्योर हफ्ते महफूज बन सके। राइट टू रिलीजन, अपने रिलीजन के ऊपर चलने का प्रॉपर हक हो। राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, कोई भी बात कहने की मुकम्मल आज़ादी हो, उनको कोई रोक टोक ना हो। अभी ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर और हेल्थ केयर और ये चीज़ें, लेकिन गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उनके पास एसेट्स अमाउंट्स नहीं है कि जो प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा जी, दीज आर सम अदर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट टू लव्ड एंड टेकन केयर ऑफ एवरीवन अराउंड यू, आपको ये भी हक है कि आप दूसरे को प्यार करें तो रिटर्न में वो भी आपको हर बंदा प्यार करें, ठीक है। योर पेरेंट्स शुड सी डैट यू गेट हैप्पीनेस, जब आपके वालिदैन को चाहिए कि वो आपको देखें, यू गेट हैप्पीनेस, फिर आपको खुशी हासिल हो उनसे। लव एंड अंडरस्टैंडिंग एट होम, घर में एक दूसरे को समझा जाए, प्यार रखा जाए। वालिदैन, यानी कि देखा जाए कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चे की खुशी का ख्याल रखेंगे, कौन सी चीज़ बच्चे को चाहिए उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। योर पेरेंट्स शुड हेल्प यू लर्न व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, आपके वालिदैन को चाहिए कि आपको बताएं कि ये चीज़ अच्छी है और ये बुरी है। यू हैव द राइट टू मेक फ्रेंड्स एंड एंजॉय प्लेइंग गेम्स ऑफ योर चॉइस, आपको इस चीज़ का भी हक है कि आप कौन से दोस्त चाहे चूज़ कर सकती हैं और उनके साथ खेल सकती हैं अपनी मर्ज़ी की गेम्स और खुशी इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ऑल द चिल्ड्रन हैव द राइट टू ग्रो अप इन द लविंग इन्वायरमेंट, हर बच्चे का हक है कि वो एक अच्छे और मोहब्बत वाले इन्वायरमेंट माहौल के अंदर परवरिश पाए। दे ऑल शुड हैव द सेम चांस टू ग्रो, यही उनका हक है कि उनको भी हर को यही चांस मिलना चाहिए। लर्न एंड लिव अ गुड लाइफ, पढ़े और अच्छी ज़िंदगी जिए। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
every right is accompanied by up responsibilities. If you have a right, a responsibility comes attached with it. Responsibility is something that is your duty to do. कहते हैं कि हर बंदे की जिम्मेदार यानी कि हर हक जो है, यानी कि जो हकूक़ हैं लोगों के, उनकी ज़िम्मेदारी भी है साथ, खाली हक लेना ही नहीं बल्कि उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि यू हैव अ राइट, आपको ये हक है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी जो आपके साथ ज़िम्मेदारी लगी हुई है, यानी कि इसकी मिसाल ये है कि अगर आप छोटे हैं या घर में छोटे हैं तो आपको राइट ये है कि आपके वालिदैन आप पे तवज्जो करें, अगर आप बड़े हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने छोटों के ऊपर तवज्जो करें। तो आपको ये भी पता हो कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, हकूक़ सिर्फ लेना नहीं है बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभाना है, ठीक है। गिव एंड टेक वाला सिस्टम हो, सिर्फ गिव ही ना हो। इफ़ यू हैव अ राइट टू एजुकेशन, अगर आपको पढ़ने का हक है तो यू कैन मस्ट बी स्टडी हार्ड टू डैट यू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको पढ़ने का हक है तो आपका ये बनता है कि आप उसको हार्ड वर्किंग के साथ पढ़ो ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौका मिले आपको। यू मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली, और आपको स्कूल भी रेगुलरली अटेंड करना चाहिए। इफ़ यू हैव अ राइट टू प्ले, अगर आपको खेलने का हक है तो यू मस्ट प्ले फेयरली एंड नॉट हर्ट एनीबॉडी सॉरी। अगर आपको खेलने का हक है तो आपका ये भी जिम्मेदारी है आपकी कि अच्छा खेलें ताकि जिससे दूसरे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। यू मस्ट गिव एवरीबॉडी अ चांस टू प्ले, और आपका ये भी जिम्मेदारी है कि दूसरे को भी खेलने का मौका दें। इफ़ यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ योर स्पीच, अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो यू मस्ट टेक केयर नॉट टू गिव पेन एनीबॉडी टू विद योर वर्ड्स। तो अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे को उसकी तकलीफ, अपने वर्ड से दूसरे को तकलीफ पहुंचाएं, बल्कि आप क्या करें, मस्ट अलाउ द पर्सन टू से व्हाट, बल्कि आप उसकी बात सुने वो क्या कहना चाहता है। इसी तरह कहता है अगर आपको खाने का हक है तो आपका ये भी जिम्मेदारी आपकी कि खाना उतना खाएं जितना आप खा सकते हैं, ज़ाया ना करें उसको। यू मस्ट शेयर योर फूड विद अदर दोज हु आर हंग्री, बल्कि दूसरों के साथ शेयर करें जो भूखे लोग हैं। वी मस्ट बी केयरफुल ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें हकूक़ लेना नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी निभाना चाहिए, यही मकसद है। तो वी मस्ट केयरफुल ऑफ आवर, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभाने के लिए केयरफुल रहना चाहिए। दिस वे अदर विल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट अस एज वेल, तो यही वो तरीका है जिससे दूसरे हमें इज्जत देंगे और हम पे भरोसा करेंगे। कहते हैं कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के झगड़े होते क्या हैं कॉमन जी। वो बस स्कूल में बच्चा तो वो कहता है जी मेरा टिफ़िन फलां दोस्त ने मेरा टिफ़िन खा लिया, तो इन मसाइल पे आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं इन चीज़ों से परहेज़ करें, कोई नहीं, अगर कोई मामला ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको कहीं कोई बात नहीं, अगर आपने खा लिया कोई बात नहीं। तो बाकी दूसरे को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को देखे कि मैंने दूसरे का टिफ़िन बगैर इजाज़त के क्यों खाया है, तो ये दोनों के ऊपर है। तो कहते हैं सम कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें कहता है सम टाइम पीपल डिसएग्री आवर इश्यूज, कुछ वक्त कुछ लोग हमारी बात पे एग्री नहीं करते, वो कहते हैं जी हम आपकी बात, इस बात को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। तो दे कैन डिसएग्री आवर स्मॉल और बिग थिंग्स, किसी वक्त हमारे छोटे बड़े मसले को भी डिसएग्री कर देते हैं। कहता है डिसएग्रीमेंट इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट, तो जब हमारी बात को मानना नहीं जाता, हमारी बात को अगला बंदा इग्नोर करता है, तो फिर ये झगड़े की शुरुआत बनती है। कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट कैन हैपन बिटवीन पीपल, सिटीज़ एंड कंट्रीज, झगड़े लोगों के दरमियान, शहरों के दरमियान और मुल्कों के दरमियान भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन डिसएग्री विद ईच अदर नियरली एवरी डे, हर बच्चा दूसरे बच्चे से रोज़ाना की बेस पे कभी वो किसी का दोस्त बना होता है, कभी वो उसका दुश्मन बना होता है, तो ये सूरत हाल होती है। दिस कैन लीड टू आर्गूमेंट एंड इवन फाइट, यही चीज़ें आर्गूमेंट, बहस मुबाहसे का बायस बनती हैं और जिसकी वजह से फाइट होती है। द पिक्चर अबव, सारा एंड उमर फाइटिंग बिकॉज बोथ वांट टू प्ले द वीडियो गेम्स, अब ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों लड़ रहे हैं क्योंकि पीछे ये वीडियो गेम है, एक कहता है मैंने पहले खेलनी है, एक कहता है मैंने पहले खेलनी है, ये बात हो रही है। दिस आर फैमिलियर सिचुएशन इन मोस्ट हाउसेस, ज़्यादातर घरों में ये सिचुएशन आम पाई जाती है। कॉन्फ्लिक्ट हैपन इन स्कूल एज वेल, जैसे मैंने आपको बताया टिफ़िन के ऊपर या पानी के ऊपर या लंच बॉक्स के ऊपर बहस हो सकती है। उसमें ये बता रहे हैं कि स्कूल में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। चिल्ड्रन कैन फाइट ईच अदर ड्यू टू मैनी डिफरेंट रीज़न, कोई एक बच्चा दूसरे बच्चों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है किस बेस पे, कि कभी कहता है जी इसने मुझे पुश किया, धक्का दिया, कोई कहता है मुझे कॉरिडोर पे मैं खेल रहा था तो इसने मुझे जो है ना आगे पाँव रख दिया तो मैं फिसल के गिर गया हूँ। इस तरह के मामला तो हो सकता है। स्टूडेंट कैन हैव अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज वन चाइल्ड बारोड अनदर्स पेंसिल विदाउट आस्किंग,
मुमकिन ये भी हो सकता है कि एक बच्चे ने दूसरे से पूछे बगैर ही उसकी पेंसिल ले ली है, तो इसलिए इस तरह भी मामला हो सकता है। नीचे ये पिक्चर है तो इसमें देखें वो बता रहा है कि इमरान हैज़ ईटन राबियाज लंच। कहते हैं कि इमरान ने राबिया का लंच बगैर उसकी इजाज़त के खा लिया। दिस इज़ अ कॉमन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। ये भी एक आम किस्म की लड़ाई का सिचुएशन बनती है। अब वो कहते हैं गली मोहल्ले में भी लड़ाई का झगड़ा बन सकता है। वो कोई कह सकता है आपने मेरे घर के सामने कूड़ा क्यों फेंका, इस तरह की भी सिचुएशन, घर में भी लड़ाई झगड़ा बन सकता है। वालिदैन भी यही बता रहा है। अडल्ट डिसएग्री मैनी टाइम्स, इसी तरह बड़े भी हर वक्त एग्री नहीं करते, वो भी किसी से किसी बात पे झगड़ा कर लेते हैं। व्हेन फैमिलीज लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड, जब घर मोहल्ले में फैमिलियाँ हमसाए रह रही हो ना, देयर कैन बी मैनी रीजन ड्यू टू विच आर्गूमेंट बिगेन्स, तो बहुत ज़्यादा वजूहत बनती हैं लड़ाई की। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर के अंदर देखिए, ये कूड़ा कर पड़ा हुआ है। अब ये घर इस औरत का लग रहा है, ये घर, तो ये आपस में इनकी बहस हो रही है कि मेरे घर के सामने कूड़ा क्यों पड़ा हुआ है। कहता है सम पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर, कुछ लोग दूसरों के हकूक़ की जो है ना इज्जत नहीं करते। दे आर नॉट केयरफुल अबाउट हाइजीन, ये यानी कि उनके मसलन हाइजीन से मुराद ये होती है केयरफुल अबाउट, वो यानी कि सफाई के मामले में इतना केयर ही नहीं होते, वो ये कह रहा है। हाइजीन मतलब कि मसलन कह लें कि क्लीन एरिया, हाइजीन से मुराद होता है कि सफाई, साफ़ सुथरी सफाई वगैरह का। दे थ्रो दियर रबिश इन फ्रंट ऑफ अदर्स हाउसेज लाइक सफिया बानो हैज़ थ्रोन हर गार्बेज इन फ्रंट ऑफ नसीम बेगम्स हाउस। जैसे वो बता रहे हैं कि लोग अपने मतलब सफाई के मामले में इतना केयरी नहीं होते, तो इसलिए ऐसा हुआ कि वो अपना घर का कूड़ा कर किसी के घर के सामने फेंक देते। इसी तरह सफिया बानो ने ना अपने घर का गार्बेज नसीम बेगम के उसके घर के सामने फेंक दिया, तो इस वजह से इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन अदर्स, यानी कि दूसरों पर इसका क्या असर होता है। कहता है कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट ओनली अफेक्ट टू पीपल्स इन्वॉल्व इन डिसएग्रीमेंट बट अदर एज वेल। कहता है जो दो बंदों के दरमियान में बहस हो रही होती है ना, उसका मसला सिर्फ दो बंदों के हद तक नहीं रहता, बल्कि वो ये होता है कि इसका आगे मसला फैमिली तक भी चला जाता है। इफ़ टू फैमिलीज मेंबर फाइट, अगर दो बंदे आप घर में मेंबर घर में लड़ रहे हैं तो होल फैमिली इज अफेक्टेड, पूरा घर इसका असर ले सकता है। इफ़ टू स्टूडेंट फाइट द होल क्लास इज अफेक्टेड, अगर दो बच्चे स्कूल में लड़ रहे हैं, क्लास में लड़ रहे हैं, तो पूरी क्लास अफेक्ट होगी। इफ़ टू फैमिलीज फाइट, अगर दो फैमिलीज लड़ी हैं तो दोनों फैमिलीज प्रॉपर इफेक्ट हो जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट डिस्टर्ब एवरीबॉडी हु कम्स नियर इट, काम कहते हैं यानी कि जो लड़ाई के जितना नज़दीक होगा उतना उसके लिए मुश्किल तंगी होगी, प्रॉब्लम्स उसके लिए होगी, डिस्टर्बेंस होगी। बैड फीलिंग्स आर क्रिएटेड, और मुख्तलिफ तरह के बुरे ख्यालात बनेंगे। पीपल कैन बिगेन टू डिसलाइक ईच अदर, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। पीपल एक दूसरे को नापसंद करना शुरू कर देंगे। पीपल मे वांट टू टेक रिवेंज, फिर लोग बदला लेना शुरू कर देंगे। इधर पिक्चर में दो मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और बच्चा देखे कान पे हाथ रखा हुआ है, मीन्स कि ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अफेक्ट किस पे, चाइल्ड पे पड़ रहा है। द अफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन अदर पीपल इज़ नॉट पॉजिटिव, दो बंदों की लड़ाई झगड़े के अंदर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं निकलता। दैट इज़ वाई कॉन्फ्लिक्ट शुड बी हैंडल क्विकली, केयरफुली एंड फेयरली, इसलिए झगड़े को जल्दी से हैंडल किया जाए, क्विकली, जल्दी से, केयरफुली यानी कि बड़े ही मसलन कह ले के अच्छे तरीके से बड़ी ही फेयरली यानी कि बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए प्रॉब्लम्स को। इसलिए कहना हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कहता है प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जी, इसमें वो ये कह रहा है कि हमारा हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो पीछे हमारे मामला ख़राब हुए हैं ना, लड़ाई झगड़े, उनको कैसे हल कर सकते हैं। जैसे दोनों बहन भाई वीडियो गेम्स पर लड़ रहे थे, तो इनका क्या हल है। कहता है कॉन्फ्लिक्ट जो लड़ाई झगड़े तो उनको बड़ी आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं, ताकि जब मामला हल हो जाता है उसके बाद कहता है बैड फीलिंग कैन एंड क्विकली, फिर बुरे ख्यालात जल्दी से निकल जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। जब हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसको ज़्यादा देर अरसे तक लेकर चलते हैं ना, तो कहता है ये हमारे हर एक के लिए अच्छा नहीं है। क्विक सोल्यूशन यानी कि इनका जल्दी से मसले का हल निकलना चाहिए ताकि डिसएग्रीमेंट ही नहीं, ठीक है ना। कहता है जैसे वो सारा और वो उम्र की गेम्स का प्रॉब्लम था, तो कह रहे हैं कि बोथ बिकॉज दे बोथ वांट टू प्ले गेम्स इन अ मेंट, यानी कि एक ही वक्त में खेलना चाहते थे। दे कैन नॉट कम टू एन अरेंजमेंट, वो एग्रीमेंट अगर कर लेते ना आपस में कि देयर मदर कॉल दैम, उनकी माँ उनको बुलाती है, वो कहती शी टेल दैम टू टाइमिंग इन विच कैन प्ले द वीडियो गेम, उनकी टाइमिंग हो जाती है इतने टाइम से इतने टाइम सारा खेलेगी, इतने टाइम से इतने टाइम उम्र खेलेगा, तो इट मीन्स के फाइट नहीं होगी और आपका मामला जल्दी हल हो जाएगा।
कहते द पीपल हु आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो बंदे डायरेक्टली प्रॉब्लम्स का हिस्सा नहीं है वो चाहे तो मामला हल कर सकते हैं। इसी तरह वो राबिया और इमरान के टिफ़िन का मामला था, वो भी यही कह रहा था कि उनकी इस तरह हो सकती थी कि इमरान एंड राबिया आर फाइटिंग बिकॉज इमरान टुक अ बाइट फ्राम राबियाज लंच। इमरान ने राबिया के लंच बॉक्स में से एक बाइट यानी कि एक बाइट लिया उसके लंच का, इस वजह से राबिया एंग्री हो गई है। तो टीचर शाजिया ने स्टॉप उनकी फाइटिंग रोकी है। शी टेल्स इमरान टू से सॉरी। इमरान को कहा कि बेटा आप सॉरी करो। इमरान ने फिर वादा भी किया कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। तो ये एक साइन हो गया फ्रेंडशिप का। सो इट ऑफर दैट द बाइट ऑफ लंच टू राबिया बोथ आर हैप्पी। इसी तरह ये हो सकता है कि बजाय कोई आप से कोई चीज़ ले तो आप खुद उसको थोड़ी सी शेयरिंग करते रहोगे ना डेली बेसिस पे, तो फिर मामला ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह नसीम बेगम और सफ़िया बानो की जो आपस में लड़ाई हुई थी, कूड़ा कर उनके घर के सामने फेंका गया, तो उसका मामला यही हल हो सकता है कि आपस में बैठ के देखें। इसमें बताया कि आर्गूमेंट बिकॉज सूफिया बेगम थ्रू हर, सूफिया बेगम ने नसीम बेगम के उसके सामने जो गार्बेज फेंका है ना, तो उसकी वजह से लड़ाई हुई है। तो द हस्बैंड एंड द चिल्ड्रन कम आउट एज वेल। घर के बच्चे और हामद भी घर का आ गया बाहर, तो फिर ये झगड़ा सीरियस हो गया। फिर बड़े भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, वो भी लड़ाई का बायस बने। दे से डैट सफ़िया बानो हैज़ स्क्रीन अप द गार्बेज। उन्होंने सफ़िया बानो को कहा जो आपने गंद बाहर फेंका उसको साफ करो। शी हैज़ थ्रोन इन फ्रंट ऑफ नसीम बेगम, जो घर के सामने नसीम बेगम घर के सामने फेंका। शी मस्ट डू नॉट डू इट अगेन, और वो ऐसा ना करे। सफ़िया बेगम इनवाइट्स एवरी डे फॉर अ कप ऑफ टी, ऑल आर हैप्पी, द कॉन्फ्लिक्ट सेटल क्विकली एंड फेयरली। अब उन्होंने उसे बैठाया और उनको मशवरा दिया, जैसे इस तरह ये चाय पियेंगे, अच्छा जब चाय पे बुलाया, बातचीत हुई, दोस्ती होगी, तो इस तरह फिर आइंदा से क्या कि ये एक दूसरे से परहेज़ करते हैं कि इस तरह लड़ाई नहीं होगी। प्रिवेंशन इज़ बेटर, कहता है कि आप एहतियात का लें, एहतियात बेहतर है, परहेज़ बेहतर है। इट इज़ बेटर टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग रादर दैन रिजॉल्विंग इज लेटर। मामला जल्दी हल कर लेना बेहतर है, बाद में कोई मसला संगीन हो जाए। एन एग्जाम्पल इज वैक्सीनेशन विच डॉक्टर के प्रिवेंट द डिजीज़। अगर एक डॉक्टर ने आपको एक मसला हल करने के लिए एक डिजीज़ की वैक्सीनेशन दिया, तो आप कोशिश करें उसको वक्त पे लगाएं। अगर वो बॉडी में वक्त पे नहीं जाएगी तो फिर डिजीज़ का अटैक हो सकता है बॉडी में। वी शुड टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स बिफोर हैंड टू डू सम सेम वे सो डैट अ कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट अराइज। अगर हम वक्त से पहले मामलात को निपटा लेंगे तो मामलात ख़राब नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं बनेंगे। सारा एंड उमर्स पेरेंट्स ब्रॉट अ न्यू वीडियो गेम फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए नई गेम लेकर आए। तो और दे रियलाइज दैट द ट्रबल ऑफ बोथ चिल्ड्रन वांट टू प्ले। दोनों बच्चे इकट्ठे खेलना चाहते थे, इसलिए प्रॉब्लम है। देयर स्टडीज कुड हैव बीन इग्नोर्ड एज वेल। इसी तरह उनकी पढ़ाई भी इग्नोर कर दी गई बच्चों की तरफ, बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी। देयर पेरेंट कॉल्ड बोथ ऑफ देम, दोनों को बुलाया। दे टोल्ड देम डैड दे आर अलाउड टू प्ले एन आवर अ डे आफ्टर स्टडिंग। खेलने के लिए गेम्स आपको 1 घंटे के लिए मिलेंगी, लेकिन पढ़ाई के बाद। देन द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू चूज देयर टाइमिंग एंड देन फॉलो दो स्ट्रिक्टली, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड। जब ये मामला उनके सामने रखे गए तो उन्होंने इससे एग्री किया और मुतमिन भी हुए। दिस इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट। इसको कहते हैं कि मामलात को हल करना। टीचर शाजिया न्यू डैट द चिल्ड्रन डिसएग्री एंड फाउंड अ लिटिल थिंग। मैडम शाजिया ने देखा कि बच्चों ने छोटी सी चीज़ के ऊपर लड़ाई कर लिया कि जो है ना इमरान ने राबिया के लंच को बाइट किया, तो इस वजह से उसने क्या किया, अब वो झगड़ रहे हैं तो मैम शाजिया ने बुलाया, उसको कहा इमरान को बेटा आप सॉरी करो और ये भी बताओ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करोगे। तो ये मामला हल होने से ये हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते नहीं, कम हो जाते हैं। इसी तरह सफ़िया बानो नसीम बेगम के केस में भी ऐसा ही है कि उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी ने मिलकर एक गार्बेज का बड़ा बॉक्स जो है ना लगवाया, जिसकी सेंस ये बनी है कि एक तो कूड़ा कर बाहर फेंकने से फ्लाइज, मक्खियाँ और मच्छर वगैरह नहीं आएंगे। दूसरा ये है एक नेबर को दूसरे नेबर से प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। तो ये इस तरह ही हुआ कि सब ने मिलकर एक कंट्रीब्यूशन करके एक बड़ा सा बड़ा बिन अरेंज किया, जिससे पूरे मोहल्ले वाले सुख का सांस ले रहे हैं। तो ये बताया इसमें उन्होंने। इसी तरह अब्दुल सत्तार एदी के बारे में आ रहा है कि ये भी डोनेशंस करते हैं इधर लोग। तो अब्दुल सत्तार के बारे में आता है कि इन्होंने एक सर्विस चलाई हुई है एमरजेंसी के उदाहरण हास्ता, कोई किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें यह होता है कि ये ऐदी वालों को एमरजेंसी कॉल करें। जैसे 1122 पे लोग कॉल करते हैं तो लोगों को 1122 पे कॉल करके बुलाते हैं कि एमरजेंसी हुई है। तो इसी तरह अगर किसी को कोई एमरजेंसी होती है तो इसके लिए वो डोनेशन भी इकट्ठी करते हैं। और ये यानी कि एक डोनेशन का इनका काम डोनेशन ही है, लोगों की मदद करना है। तो इन्होंने इसके लिए अब देखें ये लोगों के घरों में खाना वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे ये देखें मुख्तलिफ तरह की आप देखें बकेट्स हैं, ये
ठीक है। तो इस सेंस में यह है कि ये इन्होंने सर्विस शुरू की हुई है। इसी तरह एदी हॉस्पिटल का एरोप्लेन भी है, ये एमरजेंसी अगर रश है तो रश के अंदर भी ये मदद करती हैं कि मरीज़ को हेलीकॉप्टर पे ले जाते हैं तो अगर कोई सीरियसली इंजर्ड हो। तो ये मैं अब्दुल सत्तार एदी साहब के बारे में यही बता रहा था कि ये रफ़ाए आमा का काम करते हैं। अब्दुल सत्तार एदी इज़ अ फैमिलियर पर्सनैलिटी टू ऑल पाकिस्तानी। अब्दुल सत्तार एदी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके बारे में सारे पाकिस्तानी जानते हैं। वेयर एवर पीपल आर इन ट्रबल आर पेन, जब कभी कोई बंदा मुश्किल में या दर्द में होता है, एदी आर हिज वॉलंटियर आर हेल्प देयर, यानी कि एदी और उसके वॉलंटियरली जो लोग हैं वो काम करते हैं। स्टार्टिंग विद अ टाइनी डिस्पेंसरी, छोटी सी डिस्पेंसरी सा उन्होंने काम स्टार्ट किया था। द एदी फाउंडेशन नाउ नेशनल वाइड, उन्होंने छोटी सी डिस्पेंसरी से काम शुरू किया था, तो आज एदी फाउंडेशन नेशनल वाइड मुल्की सतह पे पहुंच गई है। इट ब्रांचेज आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनकी शाखें जो है पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में और पूरी दुनिया के काफ़ी हिस्सों में है। दे हैज़ इस्टेब्लिश्ड होम्स एंड ऑर्फनेज फॉर दोज चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स एंड हैव बीन अबंडेड बाय देम। उन्होंने ऐसे ऐसे घर बनाए हैं यतीमों के लिए और बच्चों के लिए जो अपने घर खो बैठे हैं या जिनको घर से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। उसमें ओल्ड एज भी हैं लोग और बच्चे भी हैं। ही हैज़ इस्टेब्लिश मैनी, अपना घर उन्होंने बड़े से अपना घर शुरू किए हैं। फॉर दोज ओल्ड मैन एंड वुमन हु आर अबंडेड बाय देयर फैमिली, हिज एम्बुलेंस सर्विस इज़ वेरी इफेक्टिव। उन्होंने एक अपना घर की स्कीम चलाई थी जिसके अंदर बुरे माँ बाप जिनको उनकी औलाद घर से निकाल देती है ना, तो वो उनको वहाँ पे उन्होंने फैमिली के तौर पे रखा हुआ है, फैमिलीज़ को रखा हुआ है, उनकी फैमिलीज़ को वहाँ पे। कहते हैं कि उनके अलावा उनकी एम्बुलेंस सर्विस भी बहुत इफेक्टिव है, कारआमद है। गुड वैल्यूज़ आर टॉट एट एन अर्ली एज, उन्होंने अच्छी मसलन कह लो कि अच्छी वैल्यूज़, अच्छा तरीकाकार, अच्छी सर्विसेज देना काफ़ी अपनी यंग एज में ही सीख ली थी, अर्ली एज में ही, बचपन में ही। एदी स्टेट्स दैट एज अ चाइल्ड हिज मदर यूज टू गिव हिम 2 पैसाज डेली, 1 टू स्पेंड एंड 1 टू गिव अदर। यानी कि ये अच्छे काम इन्होंने बचपन से इसलिए सीख रहे, उनकी वालदा उनको 2 पैसाज देती थी, कहती थी कि बेटा एक खुद खाना है, एक खुद इस्तेमाल करना, एक किसी दूसरे को देना। तो बचपन से ही उनको दूसरों की खिदमत करने का शौक़ पैदा हुआ माँ की तरफ से, तो ये सूरत हाल हुई। He was taught the value of giving selflessly at very early age, उनको खुद पहले से शुरू से ही बता दिया गया कि अपने अंदर से सेल्फिश एटीट्यूड निकाल के सेल्फलेसली बना लें, कि अपने आप को दूसरों की खिदमत के लिए रख दिया उन्होंने। ऑल द मनी ऑफ फॉर द एदी फाउंडेशन कम फ्राम डोनेशन मेड बाय जनरस पीपल फ्राम ऑल ओवर द पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह से उनको सदका फितरात वगैरह होती हैं। एदी फाउंडेशन को पाकिस्तान में काफ़ी जगहों से आते हैं। पीपल ट्रस्ट द नेम ऑफ एदी एंड डोनेट मनी टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, लोग इन पे भरोसा करते हैं और इसलिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी जो है ना बड़ी कारआमद है। तो ये बता रहे हैं कि लोग भरोसा करते हैं उनको, कोई भी डोनेशन देते वक्त भरोसा करते हैं उनके नाम पर। कहता है थ्रू द एदी फाउंडेशन ही नॉट ओनली हेल्प द नीडी पीपल फाइनेंशियली बट आल्सो ट्रेन्स देम लर्न न्यू स्किल्स। उन्होंने कहते हैं कि एदी फाउंडेशन में अगर देखा जाए ना, काफ़ी अर्सा देकर देखा जाए तो उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की माली तौर पे ही मदद नहीं की, बल्कि उनको ट्रेन किया, एक अच्छी उनको महारतें भी सिखाई हैं। दी स्किल हेल्प टू पुअर टू बी इंडिपेंडेंट एंड गिव देम कॉन्फिडेंस। इन चीज़ों ने इन गरीब लोगों के अंदर क्या चीज़ पैदा किया, आज़ादी और एक नई स्किल पैदा किया और वो बाएतमाद हो गया। अब्दुल सत्तार एदी इज़ अ रियल रोल मॉडल फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अब्दुल सत्तार एदी एक मसलन कह लें अमली नमूना है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। वी एज ए पाकिस्तान आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। हम पाकिस्तानी होने के नाते उन पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। ही डाइड ऑन जुलाई 8, 2016। 2016 के अंदर 8 जुलाई को ये इंतकाल कर गए थे। इवन आफ्टर हिज डेथ द एदी फाउंडेशन इज स्टिल वर्किंग टू हेल्प पीपल। अभी तक उनके मरने के बावजूद लोग आज भी उनके उनके फाउंडेशन के अंदर काम कर रहे हैं और लोगों की मदद हो रही है आज भी उसी तरह ही। उसके अलावा ये देखें पिक्चर्स हैं जिसमें उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर देखें डिड यू नो, इनमें बता रहे हैं क्या क्या आप जानते हैं एदी पपार के सामने एदी के बारे में। हिज नेम इज़ इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकॉज
AD has the largest number of ambulances owned by a private organization in the world. कहते कि आप जानते हैं कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड के अंदर ना नाम है एदी साहब का कि उनके पास सबसे ज़्यादा एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद सबसे ज़्यादा एम्बुलेंसेज हैं उनके पास. एदी हैज़ वर्क नॉन स्टॉप फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ आवर. एदी जो अदारा है वो नॉन स्टॉप यानी 24 आवर्स मुस्तकिल काम करता रहता है हर दिन, यानी कोई ब्रेक नहीं है. हर बंदा कोई ना कोई खिदमत करने के लिए आया हुआ है. तो अभी हमारा यूनिट 7 ख़त्म हो गया, इसके 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं. तो अब हम इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, तो इसकी अब हम उस नोट्स में से थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं हम इसकी. अब जी अभी हम नोट्स से इसकी जो है ना क्वेश्चन करेंगे जी. तो ये यूनिट नंबर 7 की जो हम पढ़े थे, आप बेटर वर्ल्ड कि एक अच्छी दुनिया बनाई जा सकती है, तो उसके जो है ना हमारे पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाले. वो कहता है राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग. मंदरजा झैल के मुख्तसर सवालात के जवाब दीजिए. कहते हैं व्हाट आर राइट्स, मसलन हकूक क्या होते हैं. अ राइट इज़ अ पावर विच एवरी सिटीजन कैन आस्क फॉर एंड गेट. कहते हैं हक एक ऐसी किस्म की ताकत है कि जो हर शहरी के पास होनी भी चाहिए और अगर वो उसके बारे में आस्क यानी कि पूछे तो उसको मिलनी भी चाहिए. ठीक है, तो व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिम्मेदारी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कि जिम्मेदारियां और हकूक, आपके हक हैं आपको मिलेंगे, आपकी जिम्मेदारियां भी हैं वो आपने देनी है, यानी गिव एंड टेक वाला. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर समथिंग दैट इज योर ड्यूटी टू डू. रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां वो चीज़ें हैं जो आपके जिम्मे हैं कि आपने करनी है वो. राइट लॉन्ग आंसर कहता है कि हाउ मैनी राइट्स विच अ चाइल्ड कैन क्लेम. एक बच्चा मुख्तलिफ तरह के कौन से हकूक हैं जो क्लेम यानी कि हासिल कर सकता है, मांग सकता है. देयर आर मैनी राइट्स विच अ चाइल्ड कैन क्लेम. मुख्तलिफ तरह के हकूक हैं जो एक बच्चा मांग सकता है, क्लेम कर सकता है. फूड है, शेल्टर है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, रिलीजन है यानी कि खाना मांग सकता है, रहने के लिए घर मांग सकता है, सेहत मांग सकता है, सेहत के लिए यानी कि हॉस्पिटल क्लिनिक्स वगैरह, एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह, रिलीजन के लिए आज़ादी हो कि जो उसका दिल करता है रिलीजन वो रख सके. व्हाट इज़ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कहता क्या होती है. अ गवर्नमेंट इज़ अ मेड अप ऑफ मैनी पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैंडल ये इंस्टीट्यूशन दैट हैंडल द इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ अ कंट्री. कहता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो बनती है मुख्तलिफ लोगों के साथ. ठीक है, वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट बनती है लोगों से और इदारों से. डैट हैंडल जो मामला हल करते हैं यानी कि ख़ास किस्म के मामला हल करते हैं जो मुल्क के अंदर होते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट अब्दुल एदी. अब्दुल सत्तार एदी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक रोल मॉडल है. अब्दुल सत्तार एदी इज़ अ रियल रोल मॉडल all over the world. Wherever people are in trouble, is volunteer are there to help them. कहते हैं अब्दुल सत्तार एदी एक मसलन कह लें कि रियल एक मसलन कह लें असली रोल मॉडल यानी कि नमूना है इस चीज़ का कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर लोगों जिस मुश्किलात में है कि उनकी मदद करने वाला अदारा है. उसके अंदर वॉलंटियरी लोग भी हैं जो पैसे नहीं भी लेते लेकिन काम करते हैं. ऐसा अदारा है. अब्दुल सत्तार एदी वाकई एक रियल रोल मॉडल है यानी कि हकीकी मसलन कह लें कि नमूना हयात है, समझ लें आप इसको उर्दू में. अब यहाँ पे कहते हैं नेक्स्ट में कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन. कहते हैं डैश हेल्प द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ डिजीज. रेस्ट नहीं, वैक्सीनेशन अद्वियात डोज वगैरह बॉडी से जो है ना ख़तरा डिजीज़ मतलब बीमारी को दूर रखती है. द अफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन पीपल इज़ नेगेटिव. झगड़ा कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव ही होता है. डिसएग्रीमेंट कहता है डिसएग्रीमेंट लीड्स टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट. जब आपकी बात को माना नहीं ना जाता तो फिर वो झगड़े की तरफ जाती है. राइट इज अकम्पनीड बाय आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हकूक जो है ना जुड़े होते हैं किसके साथ, जिम्मेदारियों के साथ. गिव एंड टेक जो बताया था आपको. ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू ग्रो इन अ लवली इन्वायरमेंट. हर बच्चे का ये एक हक है कि वो पले बड़े एक अच्छे माहौल के अंदर है.
प्यारे माहौल के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स है, कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, कहते हैं राइट, सॉरी एक सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स है, कहते हैं आ राइट इज आ डैश विच एवरी सिटीजन कैन आस्क फॉर एंड गेट। कहते हैं कि राइट क्या होता है, राइट कहते हैं कि हक जो है ना, हक एक ताकत को कहते हैं जो हर शहरी का हक है, जब उसको चाहिए वो ले सकता है। द राइट आर प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट, हकूक जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से एज ए तहफ़्फ़ुज़ होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ आवर ड्यूटी टू डू, हाँ जी, हम जिम्मेदारियाँ हमारे साथ होती हैं, हमें जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। अ डिसएग्रीमेंट इज़ कॉल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट आएगा इसमें। डिसएग्रीमेंट मतलब कि जब आपकी राय को नहीं माना जाता तो फिर वो झगड़े का बायस बनती है। अब सॉरी, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन कॉन्फ्लिक्ट, आप एहतियात कर लें, ऐसी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें कि आप किसी झगड़े में ना पड़ें। यानी कि कोशिश करें, कोई बंदा अगर नेगेटिव तरफ साइड पे जा रहे तो आप कहें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं आप, ठीक है, अगले को एग्री करने की कोशिश करें ताकि आप एहतियात करें, लड़ने से ग्रेज करें, ये यानी कि बता रहे हैं। तो इसी तरह हमारी यूनिट हमारा 7 ख़त्म हो गया, उसके चैप्टर थे 8 चैप्टर भी कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।